सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स। इस वीडियो में जो है लेसन दूसरा जो है शुरू होने वाला है। दूसरे लेसन का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गास का प्रमेय। तो देखिए इस लेसन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग कि क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसके विषय में पहले पढ़ना है। तो हेडिंग लगेगा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। तो हेडिंग क्या लगेगा? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। तो देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, किसी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, किसी भी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब की दिशा उसका क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। जिससे मान लीजिए कोई हाथ हमारा देखिए, मान लीजिए कोई एरिया है, क्षेत्रफल है, अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर कोई अविलंब खींच दें, ऐसे क्या खींच दिया जाए? अविलंब खींच दिया जाए, तो हमारे हथेली का जो क्षेत्रफल की दिशा है वो ऊपर की तरफ होगा। कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। तो किसी भी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब की दिशा, किसी भी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब की दिशा उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो मान लीजिए यह कोई क्षेत्रफल है, यह क्या है? कोई क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल पर अगर हम लोग बाहर की ओर कोई अविलंब खींच दें, बाहर की ओर क्या खींच दिया जाए? कोई अविलंब, तो यह क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। और इसे लिखा जाता है वेक्टर ए से। किससे लिखा जाता है? वेक्टर ए से। और यहां पर होगा एन कैप। एन कैप का यूज किया जाता है दिशा दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? दिशा दिखाने के लिए। तो यह हो गया एन कैप, जिसका यूज होगा दिशा दिखाने के लिए। यानी एन कैप यह दिखा रहा है, यह शो कर रहा है कि क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ है। क्षेत्रफल की दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो किसी भी क्षेत्रफल पर अगर बाहर की ओर अगर हम लोग अविलंब खींच दें तो क्या दिखाएगा? क्षेत्रफल सदिश को दिखाएगा। तो किसी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। और इसे लिखा किससे जाता है? वेक्टर ए से लिखा जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? डिफिनेशन यही बनेगा जो भी बताया गया है कि किसी क्षेत्रफल पर, किसी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब, बाहर की ओर खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब क्या लिखा गया है? किसी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब की दिशा, बाहर की ओर खींचे गया अविलंब की दिशा उसका क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। उसका क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए। वेक्टर ए बराबर क्या होगा? एन कैप इंटू ए। एन कैप क्या है? अभी बताया गया है कि बाहर की ओर खींचा गया अविलंब की दिशा, बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा की अनुदिश एकांक सदिश है। एन कैप क्या है? बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की अनुदिश एकांक सदिश। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जहां एन कैप है बाहर की ओर खींचे गए, बाहर की ओर खींचे गए, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, बाहर की ओर खींचे गए अविलंब के अनुदिश मात्रक या एकांक सदिश,
एकांक सदिश है। तो यन कैप क्या है, बाहर की ओर खींचे गए अवलंब की अनुदिश क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश किससे कहते हैं कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक मतलब एक, उसे कहा जाता है एकांक सदिश। तो यन का कोई खास यहाँ पे यूज नहीं है, दिशा दिखाने के लिए यन कैप का यूज किया गया है। तो एक बार और समझिए कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। किसी भी क्षेत्रफल पर, कोई क्षेत्रफल है मान लीजिए, किसी भी क्षेत्रफल पर अगर बाहर की ओर अगर हम लोग अविलंब खींच दें, किसी भी क्षेत्रफल पर अगर बाहर की ओर क्या खींच दें, अविलंब, तो किसी भी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब की जो दिशा होगा, जैसे हमारा हथेली है, तो हमारे हथेली की क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा, अगर पता करना हो, हथेली ऐसे कीजिए और पता करना हो कि इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा, तो कैसे पता करेंगे, तो सीधी सी बात है कि इस क्षेत्रफल पर एक अविलंब रेखा खींच देना है। क्षेत्रफल पर क्या खींच देना है, देखिए अविलंब रेखा हम लोग, मान लीजिए अविलंब रेखा खींचा गया है, जो मार्कर रखे हैं वो अविलंब रेखा खींचा गया है मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो हमारे क्षेत्रफल के दिशा, हमारा जो हथेली है इसकी क्षेत्रफल की दिशा कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो वही तो लिखा गया है कि किसी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब की दिशा, उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, और इसे लिखा जाता है वेक्टर ए से लिखा जाता है। तो वेक्टर ए बराबर सूत्र क्या होगा, एन कैप इंटू ए होगा। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश समझ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल कोण। समतल कोण के विषय में पढ़ना है कि समतल कोण क्या होता है, क्या पढ़ना है, समतल कोण, प्लेन एंगल, इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन एंगल। तो हेडिंग लगा लीजिए समतल कोण। समतल कोण इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल समतल कोण। तो देखिए समतल कोण क्या होता है, जिसे मान लीजिए कोई वृत्त है, यह क्या है, कोई वृत्त, और यहां पर एक चाप ले लीजिए, मान लीजिए ए बी, ए बी वृत्त का क्या है, चाप है, ए बी वृत्त का क्या कहलाएगा, यह चाप कहलाएगा, और यह मान लीजिए वृत्त का केंद्र ओ हो गया। तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनेगा, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं समतल कोण। क्या कहते हैं, समतल कोण। तो कह सकते हैं कि किसी वृत्त द्वारा चाप पर बना कोण, सॉरी, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। और समतल कोण को लिखा जाता है थीटा से। तो यहां पर थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा, और इसका मात्रक होता है रेडियन। मात्रक क्या होगा इसका, रेडियन होगा। और समतल कोण को किससे लिखा जाता है, थीटा से। तो समतल कोण किसे कहते हैं, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। समतल कोण को किससे लिखा जाता है, थीटा से, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, अभी बताया गया है कि किसी चाप द्वारा किसी वृत्त में, डिफिनेशन क्या होगा कि किसी चाप द्वारा किसी वृत्त में, किसी चाप द्वारा किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है।
इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो समतल कोण किससे लिखा जाता है? थीटा से। तो इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? अभी बताया गया है कि इसका मात्रक रेडियन होगा। तो इसका मात्रक रेडियन होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। अब देखिए इसका सूत्र होता है समतल कोण थीटा बराबर यल अपान आर। यल क्या है? चाप की लंबाई है। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो समतल कोण थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? यल अपान आर, जहां यल क्या है? चाप की लंबाई और आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो समतल कोण क्या है कि किसी भी वृत्त चाप द्वारा, किसी भी चाप द्वारा किसी वृत्त में, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा किसी चाप द्वारा किसी, अच्छा यहाँ पर गलती लिखा गया क्या? किसी चाप द्वारा किसी वृत्त में, ऐसे रहेगा, किसी चाप द्वारा किसी वृत्त में, किसी चाप द्वारा किसी वृत्त, किसी चाप द्वारा किसी वृत्त के, ऐसे रहेगा कि किसी चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी भी चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? यल अपान आर। तो यह था समतल कोण का डिफिनीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थीटा बराबर यल अपान आर को कैसे सिद्ध किया जाएगा। अब इस फार्मूले का निगमन पढ़ना है, प्रूफ पढ़ना है। तो अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभी जो फार्मूला बताया गया उसका निगमन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, प्रूफ। हेडिंग क्या लिखना है? प्रूफ। प्रूफ मतलब उत्पत्ति निगमन। तो मान लीजिए यह कोई वृत्त है, यह क्या है? कोई वृत्त है। वृत्त कैसा बन गया? वृत्त जैसा बनाना चाहिए। देखिए गोल तो नहीं बन पा रहा है, क्या क्या बन गया यह। चलिए कुछ भी हो, यह मान लीजिए कोई वृत्त है। अब इस वृत्त पर हम लोग छोटा सा सूक्ष्म चाप लेंगे हम लोग, यहाँ पे डीएल। ये जो चाप लिया गया है वृत्त का, वृत्त पर एक सूक्ष्म चाप क्या लिया गया है? डीएल। इसके द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है वह होगा डी थीटा। केंद्र पर बना कोण क्या है? डी थीटा। डी क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि चाप सूक्ष्म लिया गया है। तो चाप जितना कम होगा वृत्त के केंद्र पर कोण उतना ही कम बनेगा। चाप को अगर बढ़ाते रहेंगे, देखिए चाप इतना कम है तो चाप को अगर जैसे जितना हम लोग बढ़ाएंगे तो केंद्र पर उतना ही बड़ा कोण बनेगा। और चाप को जितना छोटा किया जाएगा तो केंद्र पर कोण उतना ही छोटा बनेगा। तो हम लोग तो शुरू में यह माने हैं कि माना वृत्त के पर एक सूक्ष्म चाप क्या लिया गया है? डीएल। तो सूक्ष्म चाप जब डीएल लिया गया है तो उसके केंद्र पर कोण भी तो सूक्ष्म बनेगा। तो सूक्ष्म के लिए याद रखिएगा डी शब्द का यूज किया जाता है। डी दिखाता है किसी भी राशि का सूक्ष्म रूप। तो चाप की लंबाई तो यल होगा, लेकिन सूक्ष्म चाप लिया गया है तो सूक्ष्म के लिए डी लगा देना है। तो चाप जब सूक्ष्म है तो केंद्र पर कोण भी क्या होगा? सूक्ष्म ही बनेगा, इसलिए डी थीटा लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि माना किसी वृत्त पर, माना किसी वृत्त पर, माना किसी वृत्त की सूक्ष्म चाप, सूक्ष्म चाप की लंबाई डीएल तथा इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण डी थीटा है।
तब क्या माना गया है कि किसी वृत्त की सूक्ष्म चाप क्या माना गया है, डीएल की लंबाई क्या है, सूक्ष्म चाप की लंबाई क्या है, डीएल, और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, डी थीटा है। तब डी थीटा बराबर हो जाएगा फार्मूला यहां से डीएल अपान आर। अब यह कहां से लिखा गया है, तो आप लोगों को पढ़े होंगे फार्मूला, कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण तो क्या बन रहा है, डी थीटा, चाप कितना हो गया, डीएल, तो डी थीटा बराबर डीएल अपान आर क्या है, त्रिज्या। ओ से ए तक वृत्त की त्रिज्या है, ओ से बी तक भी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का अगर सूत्र यूज करेंगे हम लोग, तो डी थीटा बराबर आएगा डीएल अपान आर। यह क्या निकला है, यह सूक्ष्म चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है, सूक्ष्म चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है। अगर संपूर्ण चाप द्वारा यानी पूरे वृत्त द्वारा, अगर पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण निकालेंगे तो इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो अगर संपूर्ण वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण निकाला जाएगा तब इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि संपूर्ण वृत्त द्वारा क्या निकाला जाएगा, संपूर्ण वृत्त द्वारा, संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। तो देखिए जब संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण निकाला जाएगा तो इन दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डीएल अपान आर। अब देखिए पूरे वृत्त के द्वारा निकाला जा रहा है, और वृत्त कैसा आकृति होता है, वृत्त एक बंद आकृति होता है, वृत्त कैसा होता है, बंद आकृति होता है, इसलिए यहां पर इसका बंद समाकलन होगा। कौन सा समाकलन होगा, बंद समाकलन। तो बीच में एक गोला बना देना है, यहाँ समाकलन लिख के बीच में गोला बना देना है, मतलब इसका बंद समाकलन हो रहा है, क्लोज इंटीग्रल हो रहा है। तो वृत्त एक बंद होता, एक वृत्त जो है एक बंद आकृति होता है। तो जब बंद आकृति का समाकलन करते हैं तो यहाँ पर समाकलन के चिन्ह के बीच में क्या बना देना है, गोला। इसका मतलब ये होगा कि क्लोज इंटीग्रल हो रहा है, बंद समाकलन हो रहा है। तो संपूर्ण वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना जब कोण निकाला जाएगा तो इन दोनों पक्षों का क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर जो निकाले हैं यह कोण, वह सूक्ष्म चाप जो डीएल लिया गया है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण है। अगर पूरे वृत्त के द्वारा लिखा जाएगा, संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र बना कोण, तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, समाकलन का एक रूल होता है कि जिसके पास डी नहीं रहता है, याद रखिएगा, जिसके पास डी नहीं रहता है उस राशि को समाकलन से बाहर कर लेते हैं। समाकलन का एक नियम है, उस नियम पर चलना है कि जिसके पास डी नहीं रहता है उसे समाकलन से बाहर लिख दिया जाता है। तो देखा जाता है यहाँ पर आर के पास डी नहीं है, तो डी को समाकलन से कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। तो यह तो जैसे है वैसे रहेगा, क्लोज इंटीग्रल आप हो गया डी थीटा बराबर आर, नीचे से बाहर आएगा तो 1 अपान आर हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या बच्चा, डीएल। अब देखिएगा समाकलन का एक सूत्र होता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसका मान x होगा, वैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy है तो इसका मान क्या हो जाएगा, y होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन में समाकलन में d हट जाएगा, समाकलन में क्या हटेगा, d हटेगा। तो देखिए d हट गया तो क्या मिला, x, dy का समाकलन में d हट गया, y मिला। तो समाकलन जब होगा तो d हटेगा। तो वैसे यहाँ बताइए d जैसे dx का x हुआ है वैसे d थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, समाकलन d हट जाएगा। इधर हुआ 1 अपान आर, और यहां पर भी क्या हटेगा, d हटेगा, तो क्या मिलेगा, l मिलेगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू l का गुणा 1 में होगा तो l अपान क्या हो जाएगा, r। सूत्र सिद्ध हो गया। यही तो होता है समतल कोण, अभी बताया गया ना कि समतल कोण थीटा बराबर क्या होता है, l अपान r। तो इस फार्मूले का निगमन हो चुका। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो तब तक आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो यल क्या है, यल है वृत्त की संपूर्ण लंबाई। मान लीजिए जो वृत्त बना था इसकी पूरा लंबाई, संपूर्ण लंबाई।
तो वृत्त की जो लंबाई होगा यहाँ पे पूरा लंबाई वह वृत्त के परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वृत्त के परिधि के बराबर। और वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर जो यल है, यल क्या होगा? यल है इस वृत्त की संपूर्ण लंबाई, टोटल लंबाई। अब वृत्त की जो टोटल लंबाई होती है वह वृत्त के परिधि के बराबर होता है, और वृत्त के परिधि क्या होता है? 2 पाई r होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि जो यल होगा, यल वो यल है वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या होगा? परिधि के बराबर होगा। यल किसके बराबर होगा? वृत्त के परिधि के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो 2 पाई r होता है। तो कह सकते हैं कि यल का मान, यल का मान यहाँ पर कितना होगा? 2 पाई r होगा। तब बताइए थीटा बराबर कितना होगा? यल के जगह पर, यहाँ पे यल के जगह पर क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा 2 पाई r, और नीचे है r, तो r से r कट गया, तो थीटा बराबर क्या आया? 2 पाई आया। इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई मतलब हो गया 360 अंश, पाई के मान 180, तो 180 दूना 360 अंश हुआ। तो इससे पता यह चला कि संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण 2 पाई रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे लिखना है कि अस्पष्ट है। क्या लिखेंगे हम लोग? कि अस्पष्ट है संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण, संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो इससे पता यही चल रहा है कि संपूर्ण वृत्त द्वारा, यानी पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर कितने अंश कोण बनेगा, कितने रेडियन कोण बनेगा? तो 2 पाई रेडियन क्या बनता है? कोण बनता है। मान लीजिए अगर आप लोगों को रेडियन को परिभाषित करना हो, अगर किसका डिफिनेशन लिखना हो? रेडियन का। तो अगर 1 रेडियन को परिभाषित करना हो, 1 रेडियन भी लिख सकते हैं या सिर्फ रेडियन लिख सकते हैं, बात एक ही है। क्योंकि किसी भी संख्या का आगे अगर कुछ नहीं माना जाए, कुछ नहीं लिखा रहता, तो एक हम लोग मान सकते हैं। तो अगर 1 रेडियन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए क्या करना है, तो अभी बताया गया है फार्मूला, चूंकि डी थीटा बराबर सूत्र होता है dl अपान r, dl अपान r। तो यहां से अगर हम लोग यह माने कि यदि r बराबर dl हो, r बराबर dl हो, तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अगर r बराबर क्या मान लिया जाए? dl। तो r बराबर जैसे हम लोग dl मानेंगे तो यहां पर क्या होगा? डी थीटा बराबर हो जाएगा dl अपान, अब देखिए r किसके बराबर है? dl के बराबर, तो dl हो जाएगा, तो कट गया, 1 आया, तो डी थीटा बराबर कितना आ गया? 1। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। तो 1 रेडियन का परिभाषा क्या होगा कि 1 रेडियन वह कोण है, 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के, यहां से देखिएगा कि 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, क्योंकि त्रिज्या चाप के बराबर है ना, तो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप किसी वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे मान लीजिए अगर त्रिज्या अगर 2 मीटर है, त्रिज्या कितना है? 2 मीटर, तो चाप भी हम लोग 2 ही मीटर लेंगे। चाप क्या लेंगे? 2 मीटर। अगर त्रिज्या 2 मीटर लेते हैं तो चाप भी कितना लेना पड़ेगा? 2 मीटर लेना पड़ेगा। तो 2 मीटर त्रिज्या हो और 2 मीटर चाप हो, यानी जितना त्रिज्या हो
उतना अगर चाप हो तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। क्योंकि अभी सूत्र बताया गया है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप 2 हुआ और त्रिज्या 2 हुआ, कट कर कितना आएगा? 1। तो जितना त्रिज्या हो अगर उतना चाप है, यानी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप लिया गया है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि 1 रेडियन वह कोण है, यहां पर क्या लिखना है कि 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, बराबर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। तो अगर आप 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर क्या करता है? आंतरित करता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े? तो इस वीडियो में लोग पढ़े हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और समतल कोण क्या होता है, समतल कोण के विषय में पढ़ा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि घन कोण क्या होता है, घन कोण के विषय में पढ़ा जाएगा। फिर गास का हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।